हेलो गाइस, वेलकम टू एसआरजी स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ दी एटम्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से, जो कि पहला अभ्यास प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें से पहला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे, कैथोड किरणों से उत्पन्न होने वाली दूसरी किरण का नाम बताइए जिसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। उत्तर में लिखेंगे कैथोड किरणों से उत्पन्न होने वाली दूसरी किरण का नाम है एक्सरे। ठीक है, जिसका उपयोग हम चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। और एक्सरे किरण की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखेंगे रोएंटजन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक्सरे किरण की खोज की थी। हमारे लिए यूवी रेज भी इम्पोर्टेंट होता है, इसको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, यानी परावैंगनिक किरणें। ये हमें सूर्य के प्रकाश में मिलती हैं, जो अवरक्त किरणें हो, जो हानिकारक इसकी किरणें होती हैं, वो हमें ओजोन लेयर जो होती है समताप मंडल में स्थित रहती है, उसके द्वारा इसको रोक लिया जाता है। और हमारे लिए जो लाभदायक होती हैं वही हमें पृथ्वी पर मिलती हैं। ये कीटाणुओं के नाश कीटाणु बैक्टीरिया जो होते हैं इनको मारने में भी सहायक होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज की बात करते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर से रिलेटेड बीमारियां इनकी वजह से हो जाती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है यूवी रेज के बारे में, एक्स रेज के बारे में, और जैसे कि यहाँ पे आपने पूछ रखा था कैथोड किरणों के बारे में। प्रश्न नंबर 2 है, एक्स किरणें किन्हें कहते हैं अथवा एक्स किरणों को परिभाषित कीजिए। उत्तर में लिखेंगे एक्स किरणें, जिसको हम एक्स रे के नाम से जानते हैं, जब कैथोड किरणें उच्च गलनांक की किसी धातु जैसे टंगस्टन, जिसका प्रतीक चिन्ह W होता है, के लक्ष्य से टकराती हैं तो अत्यधिक ऊर्जा वाली आवेश रहित किरणें प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम एक्स किरणें कहते हैं। यानी कि जो हमारी एक्स किरणें होती हैं उस पर कोई आवेश नहीं होता है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं होते हैं, और ये अत्यधिक ऊर्जा वाली होती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कैथोड किरणों के 2 गुण लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कैथोड किरण के 2 गुण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, ये किरणें ऋणावेशित होती हैं। दूसरा है, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। पहली बात, जो हमारे कैथोड किरण होती हैं वो क्या होती हैं, ऋणावेशित होती हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसमें जो होती है गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 12mv²। फार्मूला भी याद कर रखेंगे, 12mv² गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। प्रश्न नंबर 4 है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे एक्स किरणों की खोज W.K. रोएंटजन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ध्यान में रखेंगे W.K. रोएंटजन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। प्रश्न नंबर 5 है, एक्स किरणें किस प्रकार उत्पन्न होती हैं। उत्तर में लिखेंगे कैथोड किरणों के उच्च गलनांक की भारी धातु से टकराने से एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 6 है, रोएंटजन किरणें किन्हें कहते हैं और क्यों। उत्तर में लिखेंगे एक्स किरणों को उनके खोजकर्ता के नाम पर रोएंटजन किरणें भी कहते हैं। जो एक्स किरणें होती हैं फ्रेंड्स, तो इनके खोजकर्ता कौन थे, रोएंटजन नाम के वैज्ञानिक थे, और इसलिए इनके नाम से इस किरणों को रोएंटजन किरणें भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, धन किरणें किन्हें कहते हैं अथवा धन किरणों को परिभाषित कीजिए। उत्तर में लिखेंगे धन किरणें या एनोड किरणें, जिसको पॉजिटिव रे या एनोड रेज, जब विसर्जक नलिका प्रयोग को छिद्रयुक्त कैथोड से दोहराते हैं तो छिद्रयुक्त कैथोड के पीछे पर्दे पर एक मंद दीप्त दिखाई देती है। यह दीप्त किन्हीं धनावेशित कणों से बनी किरणों की उपस्थिति के कारण होती है। इन किरणों को धन किरणें या एनोड किरणें कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, धन किरणों या एनोड किरणों की खोज किसने की थी। उत्तर में लिखेंगे धन किरणों या एनोड किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। और ध्यान में रखेंगे गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी, तो आपको ध्यान रखना है परमाणु की खोजकर्ता कौन है फ्रेंड्स, वो हमारे गोल्डस्टीन साहब हैं। जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉन जे चैडविक, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज की थी, सही कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, एनोड किरणों को
केनाल कीड़े क्यों कहा जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे एनेट कीड़ों को केनाल कीड़े भी कहा जाता है क्योंकि कैथोड के छिद्रों या केनाल से होकर गुजरती है, इसलिए हम केनाल कीड़े भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है धन कीड़ों को एनोड कीड़े कहते हैं क्यों कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे धन कीड़े एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं, इसलिए इन्हें एनोड कीड़े कहते हैं। यानी कि ये एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं, इसलिए इन्हें एनोड कीड़े कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कैथोड एवं एनोड कीड़ों का कोई एक गुण लिखिए जिसमें दो समानता दर्शाते हैं। उत्तर में लिखेंगे दोनों की गतिज ऊर्जा होती है जिसमें दोनों ही अपने मार्ग में रखे हल्के पहिए को घुमा देती हैं। यानी जो हमारी कैथोड किरणें होती है और एनोड किरणें होती हैं, इनमें एक गुण समानता होती है। दोनों में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है और दोनों ही अगर इसके मार्ग में रखे जो हल्का पहिया होता है उसको ये घुमा देती हैं। प्रश्न नंबर 12 है कैथोड किरणों का अध्ययन किसने किया? उत्तर में लिखेंगे कैथोड किरणों का अध्ययन सर जे थॉमसन ने 1897 में किया था। 1897 में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कैथोड किरणों का अध्ययन किया था। प्रश्न नंबर 13 है कैथोड किरणें कैसे प्राप्त करते हैं? उत्तर में लिखेंगे कैथोड किरणों को प्राप्त करना विसर्जन नलिका में निम्न दाब लगभग 0.001 मिलीमीटर पारे के तल पर उच्च विभव पर विद्युत प्रवाहित करके कैथोड किरणें प्राप्त होती हैं। आपको ध्यान में रखना है कैथोड किरणें प्राप्त करने के लिए जो विसर्जन नली होती है उसमें निम्न दाब रखना है, उसमें प्रेशर बिल्कुल नगण्य रखना है, एकदम नहीं होना चाहिए। लगभग उसमें जो प्रेशर होना चाहिए 0.001 मिलीमीटर पारे के तल के बराबर होना चाहिए। उस पर क्या करना, उच्च विभव पे विद्युत प्रवाहित करके कैथोड किरणें प्राप्त की जाती हैं। प्रश्न नंबर 14 है कैसे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं? आपसे पूछ रहा है कि जो कैसे सिद्ध करेंगे या कैसे सिद्ध होता है कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो एक सीधी रेखा में चलती हैं। उत्तर में लिखेंगे यदि कैथोड किरणों के मार्ग में कोई ठोस वस्तु रख दी जाए तो उसकी छाया दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। आप मान लीजिए यदि कैथोड किरणों के मार्ग में आप कोई ठोस वस्तु रख देते हैं, ठोस वस्तु रख दी जाए तो उसकी जो छाया होती है वो दिखाई देती है। इससे हमें सिद्ध होता है कि कैथोड जो किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। प्रश्न नंबर 15 है कैसे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें गतिज ऊर्जा युक्त कणों से बनी है? आपको बताना है कि कैसे सिद्ध करते हैं कि जो कैथोड किरणें होती हैं उसमें गतिज ऊर्जा युक्त कणों से बनी है। उत्तर में लिखेंगे यदि कैथोड किरणों के मार्ग में किसी धातु की हल्की चक्री रख दी जाए तो चक्री घूमने लगती है। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें ऐसे कणों से बनी हैं जिनमें गतिज ऊर्जा होती है। प्रश्न नंबर 16 है कैसे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कण हैं? उत्तर में लिखेंगे कैथोड किरणें जब विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरती हैं तो धन प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। जब कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र में गुजारा जाता है तो इससे क्या होता है, जो किरणें होती हैं धन प्लेट की तरफ आकर्षित हो जाती हैं और आपको पता है नेगेटिव और जो अपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि जो सेम चार्ज के होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसलिए ये क्या होती हैं, जो कैथोड किरणें होती है धन प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है। इसमें पूछ रहा है कि प्रोटॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात जिसको हम E/m कितना होता है? उत्तर में लिखेंगे प्रोटॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात जिसको E/m के नाम से जानते हैं, इसका मान होता है 9.58 इंटू 10⁴ कूलाम इंटू 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम। ध्यान में रखेंगे 9.58 इंटू 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम होता है। प्रश्न नंबर 18 है परमाणु का पहला मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? उत्तर में लिखेंगे परमाणु का पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। ध्यान में रखेंगे जे थॉमसन वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु का पहला मॉडल दिया था। इसको आप अपने तरीके से याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 दोष कौन कौन से? जो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया उसमें 2 दोष कौन कौन से, अथवा इसमें पूछ रहा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के महत्वपूर्ण दोष क्या हैं? तो उत्तर में लिखेंगे
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के 2 दोष निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ना कर पाना। दूसरा है परमाणु के विभिन्न स्पेक्ट्रम की व्याख्या ना कर पाना। यानी उन्होंने ये नहीं बताया कि वो परमाणु स्थायित्व है कि नहीं है, इसकी उसने व्याख्या नहीं की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी नहीं बता पाया कि परमाणु के जो विभिन्न स्पेक्ट्रम होती है उसकी व्याख्या भी ये नहीं कर पाए। ये सबसे महत्वपूर्ण दोष उनका था। प्रश्न नंबर 20 है नील बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा के स्तर में घूमता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या अवशोषण या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्तर दीजिए। नील बोर के जो परमाणु मॉडल था फ्रेंड्स, उनको पूछ रहा उनके अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर में घूमता है, जैसे कि आपको पता है कई कक्षाएं होती हैं KLM में बांटा गया शुरुआत में, तो मान लीजिए K में घूम रहा है या L में घूम रहा है कि ऊर्जा स्तर में घूम रहा है, तो ऊर्जा का जो उत्सर्जन करता है या अवशोषण करता है या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये इसके बारे में आपको बताना हो। तो उत्तर में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वह एक ही कक्षा में जो घूम रहा है तो ना ही ऊर्जा वो गेन कर रहा है ना ही ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है कक्षा या ऊर्जा स्तर किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे कक्षा या ऊर्जा स्तर जिसको सेल और एनर्जी लेवल्स, नाभिक के चारों ओर स्थित ऊर्जा वाले वे पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं रहते हैं, कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे फ्रेंड आपको पता है जो हमारा परमाणु होता है जिस बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो ये जो कक्षा होती है इसको हम ऊर्जा स्तर के नाम से भी जानते हैं। तो नाभिक के चारों ओर स्थित ऊर्जा वाले वे पथ जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 22 है बोर के परमाणु मॉडल में KLMN कक्षाओं में से नाभिक की निकटतम कक्षा कौन सी है। तो सबसे पहले जो पास में रहेगी वो सबसे पास में रहेगी। तो K से स्टार्ट होता है, L M N तक जाती हैं, यानी कि इस प्रकार से एक, फिर उसके बाद ये L वाला आएगा, फिर आपका M, फिर लास्ट में N। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ये हमारा बीच में नाभिक होता है, जो नाभिक के सबसे पास में कौन सी होती है, तो K वाला हमारा कक्षा नाभिक के सबसे पास में है, और सबसे दूर में कौन सा है, N वाला जो कक्षा है वो सबसे अधिक दूर है। तो इसलिए हम कहेंगे बोर के परमाणु मॉडल में K कक्षा नाभिक के निकटतम कक्षा है। प्रश्न नंबर 23 है किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। पूछ रहा है कि किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 2n²। कितना होती है, 2n² हो सकती है, जहाँ n जो है हमारा कक्षा का क्रमांक है। कौन सा कक्षा है, वो हमारा n है। मान लीजिए पहली कक्षा है तो 2 × 1 की पावर 2 यानी हमारा 2, यानी जो पहली कक्षा में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर अगले में देखना है तो दूसरे कक्षा में जाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, यानी कि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 2, 8, 18, 32 ऐसे हमारी संख्या होती है। तो उसके लिए फार्मूला दिया गया था 2n²। क्या होता है फ्रेंड्स, 2n²। वैल्यू पुट करेंगे, यानी हमारे कक्षाओं की संख्या है, कौन से क्रमांक कक्षा क्रमांक है। जैसे K को पहला क्रमांक कहते हैं, L को हमारा दूसरा क्रमांक है, ठीक है, KLM हमारा तीसरा क्रमांक है, N हमारा चौथा क्रमांक है। इस प्रकार से यहाँ पे N कक्षा को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रश्न नंबर 24 है सबसे बाहरी कक्षा कोश में और उसके अंदर वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पूछ रहा है जो सबसे बाहरी कोश हो और उसके अंदर वाला जो कक्षा होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। उत्तर में लिखेंगे सबसे बाहरी कोश यानी कक्षा जो होती है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन तथा उसके अंदर वाले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है। यानी कि जो लास्ट में रहेगा उसमें हमें सबसे मैक्सिमम 8 रख सकते हैं, जबकि उससे निचले वाले में हम 18 रख सकते हैं। अधिकतम से अधिकतम 18 रख सकते हैं, कम से कम आप 2 रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अधिकतम से अधिकतम बात कर रहा है, तो जब से लास्ट कक्षा 8 होती है और जो उससे अंदर वाली होती है सेकंड नंबर पे, वो हमारी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, संयोजी कोष की परिभाषित कीजिए। संयोजी कोष क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। उत्तर में लिखेंगे संयोजी कोष किसी परमाणु के बाह्यतम कोष को संयोजी कोष कहते हैं। जो परमाणु का जो बाह्यतम कोष होता है फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं संयोजी कोष। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, चैडविक ने खोज की थी। चैडविक ने किसकी खोज की थी? पहला ऑप्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, दूसरा है प्रोटॉन की, तीसरा है न्यूट्रॉन की, चौथा है रेडियम की। तो आपको पता है, एक फार्मूला आपको पता होगा, ईटा पर नाच, ठीक है। इससे आप लोग निकालते होंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो उसी माध्यम से हम लोग सीखेंगे, लेकिन हम लोग जो प्रोटॉन है वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा सही करिएगा उसको, ज्ञान को। इसमें फ़िलहाल पहले बात जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वैसे आप लोग जानते होंगे ईटा पर नाच, ये आपने फार्मूला पता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है, ठीक है। प्रोटॉन को रदरफोर्ड मानते हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा, यहीं पे आपको करेक्शन करना है। और इसका खोज किया था गोल्डस्टीन ने। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की है प्रोटॉन की, और नाच से बन गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन? चार्ल्स चैडविक साहब। तो चैडविक ने किसकी खोज की है? न्यूट्रॉन की खोज की है, इसलिए न्यूट्रॉन का राइट आंसर कौन हो जाएगा? चैडविक। और ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ईटा यानी टा से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, तो जे थॉमसन आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्रोटॉन का खोज करता है गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे प्रोटॉन की खोज करता। रेडियम की खोज हेनरी बेकुलर हेनरी ने की थी। इस प्रकार से इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर सेकंड देखते हैं, तो परमाणु के केंद्र में होते हैं। जो परमाणु होता है दोस्तों, आपको पता है नाभिक है। परमाणु का जो सेंटर में हमारा क्या होता है, ये हमारा परमाणु होता है, ये बीच में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कक्षाओं में इसके घूमते रहते हैं। तो परमाणु के केंद्र में होते हैं, पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन, चौथा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमने बता दिया। जो सेंटर होता है, बीच में क्या होता है? बीच में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, तो प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहा है कि प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? पहला ऑप्शन है चैडविक को, दूसरा है गोल्डस्टीन, तीसरा है जे थॉमसन, चौथा है रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमने बता ही दिया था ये आपको। जो अगर आप फार्मूला अगर याद कर रखे हैं, ट्रिक याद कर रहे हैं ईटा पर नाच, इसको तो थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से पास से परमाणु बन रहा है, लेकिन परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने नहीं किया था, वो किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। आपको सही क्या करना है? गोल्डस्टीन पे सही लगाना है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 है, यक्ष किरणों की खोज किसने की? तो अपने अति लघुत्तरीय प्रश्नों में इसको देखा था। पहला ऑप्शन है रॉन्टजन ने, दूसरा है चैडविक ने, तीसरा है मैडम क्यूरी ने, और चौथा है गोल्डस्टीन ने। तो दोस्तों आपको पता है गोल्डस्टीन ने परमाणु की खोज की है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है, ठीक है। मैडम क्यूरी ने आपके रेडियम की खोज की है, और आपके पास बच कौन गए? रोएंटजन। तो एक्स किरणों की खोजकर्ता कौन है? W.K. रोएंटजन नाम के वैज्ञानिक थे। प्रश्न नंबर 5 है, समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं। यहाँ पे समभारिक और सम स्थानिक की बात कर रहा है, तो कौन सा समभारिक होता है, कौन सा समस्थानिक होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। मान लीजिए कोई कण है, इसे नीचे हम लिखते हैं परमाणु क्रमांक लिखते हैं, ये हमारा ऊपर जो इसके लिखा रहता है वो भार लिखा रहता है। अगर दूसरे कण का भी मान लीजिए परमाणु क्रमांक 1 है, दूसरे वाले का भी परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन उसका भार भिन्न भिन्न है, भार कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे परमाणुओं को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं समस्थानिक, यानी इसके स्थान क्या है? समान है। इसके स्थानों क्या है? पहले स्थान पे ये भी है, पहले स्थान पे ये भी है, इसको हम बोलेंगे समस्थानिक, ठीक है। क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। अगर भार समान होते हैं, यानी कोई
जैसा एटम्स लिया जिनके भार समान है तो उसको हम बोलेंगे समभारिक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि समान परमाणु क्रमांक, यानी क्रमांक यहाँ पे समान है एवं भिन्न परमाणु भार है तो उसको हम बोलेंगे समस्थानिक। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और इसमें समस्थानिक की बात करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन के 3 परमाणु होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ये 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। और आप देख रहे होंगे तीनों में 1 1 1 तीनों में सेम है, लेकिन इसके जो भार हैं पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 हो गए, तो इनके भार चेंज हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे समस्थानिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, निम्न किरणों में से सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? पहला ऑप्शन है अल्फा किरणों की, दूसरा है एक्स किरणों की, तीसरा है गामा किरणों की, चौथा है कैथोड रेज की। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है। जो हमारी गामा किरणें होती हैं उनकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी एक्स रेज होती हैं, बीच में हमारी अवरक्त किरणें, सबसे लास्ट में हमारी इंफ्रारेड होती हैं जिनको हम अवरक्त किरणें कहते हैं। जो हमारी किरणें टेलीविज़न के जो रिमोट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल होती हैं वो हमारी अवरक्त किरणें होती है या इंफ्रारेड होती हैं, इनकी चाल सबसे कम होती है, जबकि हम सबसे अधिक चाल वाली होती हैं गामा किरणें। प्रश्न नंबर 7 है, सोने की पन्नी द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। जो सोने की पन्नी द्वारा एक प्रयोग किया गया था, अल्फा कणों का प्रकीर्णन कराया गया था, ये प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था इसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है टॉमसन ने, दूसरा है रदरफोर्ड ने, तीसरा है बोर ने, चौथा है उपरोक्त सभी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था, ठीक है। इन्होंने बताया था नाभिक के बारे में, परमाणु के बारे में रदरफोर्ड ने ही बताया था। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 8 है, पूछ रहा है कि परमाणु धन आवेश का गोला है, बताया। परमाणु जो होता है धन आवेश का गोला है, किसने बताया था? तो पहला ऑप्शन है जे टॉमसन ने, दूसरा है रदरफोर्ड ने, तीसरा है बोर ने, उपयुक्त सभी ने। तो जो जाहिर सी बात है ये प्रयोग किसने किया था फ्रेंड्स? ये प्रयोग किया था जे टॉमसन ने। इसलिए इन्होंने बताया कि जो परमाणु धन आवेश का गोला है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे टॉमसन। प्रश्न नंबर 9, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया था? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ऐसा बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है जे टॉमसन, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है बोर या उपयुक्त सभी। तो 9th का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसको बताने वाले थे नील बोर साहब ने, और नील बोर ने बताया था K, L, M और N कक्षाएँ होती हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, और बीच में हमारा क्या होता है, नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, अवपरमाणुक कण है, अवपरमाणुक कण कौन सा है? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये सभी जो हैं अवपरमाणु कण होते हैं जिसको हम अविभाज्य नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनसे छोटा हम इसको नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है। तो दूसरे कक्षा की बात कर रहा है, यानी के के बाद एल आता है, के और उसके बाद फार्मूला क्या होता है, 2n² होता है। पहली कक्षा ये हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हम n की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। यानी कि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमी थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या कमी थी? पहला ऑप्शन है उसने परमाणु को अविभाज्य बताया, दूसरा है वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने विभिन्न पदार्थों के अलग अलग गुणों की व्याख्या ना कर सका, क्यों कुछ कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषण संभव नहीं है अतः स्पष्ट नहीं होता है हो सका, या उपर्युक्त। तो कौन से उनकी कमी थी इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट। यानी कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं उन्होंने ये नहीं बता पाया कि जो परमाणु होता है अविभाज्य होता है, ये नहीं बता पाए।
वह एक ही प्रकार के परमाणु से बने भिन्न भिन्न पदार्थों को अलग अलग गुणों की व्याख्या ना कर सकें। क्यों कुछ कार्बनिक यौगिक को संश्लेषण संभव नहीं है, ये भी नहीं बताया, स्पष्ट नहीं हो सका, इसलिए चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है प्रोटियम में नहीं होता है। प्रोटियम में क्या नहीं होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन नहीं होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता, ये सभी। तो दोस्तों अगर बात करते हैं हाइड्रोजन का H1 की बात कर रहा है, 1H1 की, ये हमारा प्रोटियम कहलाता है, ठीक है। और प्रोटियम में पूछ रहा है कि इसमें क्या नहीं होता है, तो आपको पता है जो नाभिक में होता है न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में मूव करते रहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या नहीं होता है? इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करता रहता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या नहीं होता है? तो आपको बताना है न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हम ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, यही हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है दो न्यूट्रॉन होते हैं। दो न्यूट्रॉन किस में होते हैं? पहला है ड्यूटेरियम में, तीसरा है ट्राइटियम में, दूसरा है ट्राइटियम में, तीसरा है प्रोटियम में, या उपर्युक्त सभी में। तो दो न्यूट्रॉन किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। ये हमारे होते हैं ट्राइटियम में। इसका फार्मूला क्या होता है? 1H3 होता है। इसमें दो न्यूट्रॉन होते हैं, वन प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। प्रश्न नंबर 15 है Ca कैल्शियम व आर्गन के परमाणु हैं। जो कैल्शियम और आर्गन के परमाणु कैसे होते हैं? समस्थानिक है, समभारिक है, समावयव है, या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो कैल्शियम है और आर्गन है इनको हम समभारिक कहते हैं, यानी कि इनके भार जो हैं वो समान है, जबकि क्रमांक अलग अलग हैं। कैल्शियम का 20 होता है, आर्गन का अधिक होता है, ठीक है। इसलिए कैल्शियम का 20 हो गया आपका Ca20, लेकिन इसके भार जो होते हैं वो समान होते हैं, इसलिए इनको क्या होते हैं? समभारिक कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है फ्लोरीन के परमाणु संख्या 9 है। F- में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी? दोस्तों आपको पहले पता होना चाहिए, अगर नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है? गेन करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब कि लेता है, और अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो मतलब कि वो इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया है। इसमें बोल रहा है कि जो फ्लोरीन की यहाँ पे परमाणु संख्या कितनी दे रखी है? 9 दे रखी है। तो बोल रहा है कि जो फ्लोरीन होता है, जो उसके आयन होते हैं, उनमें आयनों में कुल कितनी संख्या, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल कितनी संख्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का आपका सही राइट आंसर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसने एक और गेन कर लिया तो क्या करा जाएगा? 10 हो जाएगा, इज़ द राइट आंसर। पहले उसके पास 9 थी, और नेगेटिव का मतलब जाना नहीं होता, नेगेटिव का मतलब आना होता है। तो 9 में से एक और जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी? टोटल संख्या 10, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। पूछ रहा है कि किसी तत्व का जो अगर समस्थानिक है तो समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, या आपकी न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, या न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है समान होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो भिन्न होती है, न्यूट्रॉन जो हमारे भिन्न होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 18, जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है तो खाली स्थान उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन विघटित होता है तो क्या उत्पन्न होता है? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन, या एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जब कोई विघटित होता है तो आपको एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 19 है रेडियो आइसोटोप डेटिंग में खाली स्थान करते हैं। तो रेडियो आइसोटोप डेटिंग में खाली स्थान करते हैं, क्या करते हैं? 12 परमाणु की करते हैं, दूसरा है 10 कार्बन परमाणु की करते हैं, या तीसरा है 14 कार्बन परमाणु की करते हैं, या 3 कार्बन परमाणु की करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 कार्बन परमाणु की हम कार्बन डेटिंग करते हैं आइसोटोप के लिए। प्रश्न नंबर 20 है परमाणु संख्या 16 वाले तत्वों की संयोजकता है।
पूछ रहा है परमाणु संख्या 16 वाले तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। तो इसका राइट पहला ऑप्शन दे रखा है 6, दूसरा है 4, तीसरा है 1 और चौथा है 2। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें कितने होंगे, संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। प्रश्न नंबर 21 है एक तत्व ए की परमाणु संख्या 40 व तत्व बी की परमाणु संख्या 11 है। ए व बी के विषय में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दे रखा है ए बी से अधिक सक्रिय है, दूसरा है बी ए से अधिक सक्रिय है, तीसरा है बी रासायनिक रूप से अक्रिय है, चौथा है ए और बी समान रूप से सक्रिय है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ए से अधिक सक्रिय है। कौन है, बी एक से अधिक सक्रिय है, ठीक है। जिसका परमाणु संख्या ऊपर होता है वो अधिक सक्रिय होता है, जिसका परमाणु संख्या नीचे होता है वो कम सक्रिय होता है, रासायनिक श्रेणी होती है। तो आपको ध्यान रखना बी ए से अधिक सक्रिय है। प्रश्न नंबर 22 है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। उत्तर में लिखेंगे पहला पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भारी तत्व रेडियोधर्मी होते हैं, दूसरा है अल्फा कण धन आवेशित होते हैं, तीसरा है बीटा कण आवेश रहित होते हैं, या असमस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है। कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, असत्य की बात किया गया है। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे कई सत्य दिखाई दे रहे थे, इसलिए आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है कि पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे बीटा कण आवेश रहित होता है ऐसा नहीं होता है, बीटा कण पे नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज इस पे होता है। और सब कुछ चीज़ें यहाँ पे सही दे रखी थी, यही आपका यहाँ पे गलत था। प्रश्न नंबर 23 है कैल्शियम परमाणु की संख्या 20 की संयोजकता है। कैल्शियम परमाणु जिसकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है, इसकी संयोजकता कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा है 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसकी परमाणु संयोजकता कितनी होती है, वो 2 होती है। प्रश्न नंबर 24 P32 यानी फास्फोरस 32 प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है, कैंसर के उपचार में, थायराइड के उपचार में, ल्यूकेमिया के उपचार में, धमनी की रुकावट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसका प्रयोग हम करते हैं ल्यूकेमिया में। 25 क्वेश्चन है I31 यानी कि आयोडीन का जो परमाणु क्रमांक है 131 है, के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में किया जाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम। पहला है कैंसर के उपचार में, दूसरा है थायराइड विकार में, तीसरा है ल्यूकेमिया में, या चौथा है धमनी की रुकावट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। थायराइड का विकार होता है T4 T3, इस प्रकार से थायराइड ग्रंथियाँ होती हैं, बैठ जाती हैं या गलसूजा हो जाता है, ठीक है, जिसको हम घेंगा रोग बोलते हैं। और इसके उपचार के लिए हम आयोडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता होगा, अक्सर आप सुनते भी होंगे प्रचार में आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। प्रश्न नंबर 26 है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कैसा आवेश होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, दूसरा है 9.1 × 10⁻⁻16 कूलाम, तीसरा है 1.9 × 10⁻⁻16 कूलाम, चौथा है 6.1 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। प्रश्न नंबर 27 है खालिस्तान आवेश रहित है, कौन से आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। तो दोस्तों को पता है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ये हमारा आवेश रहित होता है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे दोनों दे रखे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, यानी न्यूट्रॉन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। प्रश्न नंबर 28 है भारी तत्वों के नाभिक में खालिस्तान नहीं पाया जाता है। जो भारी तत्व होते हैं उसके नाभिक में क्या नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, या चौथा इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। जो भारी तत्व होते हैं उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो नाभिक में आपको सिर्फ क्या मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है। प्रश्न नंबर 29 है हाइड्रोजन परमाणु में खालिस्तान नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में क्या नहीं पाया जाता है, पहला है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हाइड्रोजन परमाणु में आपको न्यूट्रॉन नहीं देखने को मिलता है, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कैथोड किरणों का प्रयोग सर्वप्रथम खालिस्तान किया
किसने किया? पहला ऑप्शन है चैडविक ने, दूसरा है जे थॉमसन ने, तीसरा है नील बोर ने, चौथा है रदरफोर्ड ने। तो कैथोड किरणों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का खोज प्रयोग किया था सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 31 है, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार वाला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन है चैडविक ने, दूसरा है जे थॉमसन ने, तीसरा है नील बोर ने, चौथा है रदरफोर्ड ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड ने किया था अल्फा किरणों का प्रयोग इस पर। प्रश्न नंबर 32 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? वो कोई इसने पहले ही पढ़ लिया था, इलेक्ट्रॉन पर नाच। ठीक है, नाच से क्या बन गया? न्यूट्रॉन, सा से चा से चैडविक। तो पहला ऑप्शन है चैडविक, दूसरा है थॉमसन, तीसरा नील बोर, चौथा है रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पर होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन दे रखा है कि द्रव्यमान में प्रोटॉन का 1/1838वां भाग व धन आवेशित, दूसरा है द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर व ऋण आवेशित होता है, तीसरा है द्रव्यमान में प्रोटॉन का 1/1838वां ऋण आवेशित होता है, तीसरा है द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर व धन आवेशित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो द्रव्यमान के प्रोटॉन का, जो द्रव्यमान में प्रोटॉन का 1/1838वां ऋण आवेशित भाग होता है इसमें। प्रश्न नंबर 34 है, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन के बराबर, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के बराबर, तीसरा है परमाणु द्रव्यमान के बराबर या कोई निश्चित नहीं है। किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो आपको बताना है न्यूट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर, परमाणु द्रव्यमान के बराबर या कोई निश्चित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि किसी तत्व के परमाणु में 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन हो तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 9 परमाणु, उसमें क्या है, किसी तत्व में परमाणुओं की संख्या 9 है, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या 9 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 10 है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान पूछ रखा है। तो पहला ऑप्शन है 19, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 1। तो आपको पता है जो परमाणु में नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होता है परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन कितने हैं? 9 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 10। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 19 किस में ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 व परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसके पीछे उनके परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। पूछ रखा है सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है 23 है, परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसमें परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रखा है। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 23 या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता होता है 23 माइनस का 11, ये आपका 12 आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको द्रव्यमान में से अगर परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाती है और इसका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन परमाणु के खाली स्थान कक्ष में उपस्थित होते हैं। जो संयोजकता होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन परमाणु के खाली कक्ष में उपस्थित होते हैं। किसमें होते हैं? प्रथम कक्ष में, दूसरा द्वितीय कक्ष में, तीसरा बाह्यतम कक्ष में या किसी में नहीं। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है किस में होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। जो हमारे से KLMN होता है, तो जो बाह्यतम कोष में अगर कोई हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, कोई परमाणु ले लिया, तो मान लीजिए उसमें 18 है, तो इसको हम बोलते हैं, इसमें 2 रखेंगे, 2 8 10 हो गया और कितना बचा यहाँ पे 8 और बचा, 8 2 8 10 18 टोटल है। तो 10 यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे 8 ही हम रखेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे 2 आगे भेज देंगे, तो इसकी जो परमाणु संयोजकता हो जाएगी कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस प्रकार से जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वही हमारा उसमें उपस्थित संयोजकता कहलाती है। यदि किसी तत्व का बाह्यतम कक्ष प्रथम कक्ष से तो बाह्यतम कक्ष में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन पर ही अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त होता है।
यदि किसी तत्व का बाह्यतम कक्ष प्रथम कक्ष से हो तो बाह्यतम कक्ष में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होने पर ही अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त होता है। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं वैसे, लेकिन आखिरी में लास्ट में जो विन्यास होना चाहिए, लास्ट में जो आता है शायद 2 आता है, इसका कंफर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 39 है, प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कक्ष में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयत्न करता है। तो आपको पता है दोस्तों, जो प्रत्येक तत्व होता है अपने सोचता है कि वह स्थायी अवस्था में चले जाए, और स्थायी अवस्था में जाने के लिए क्या होता है, वो उसके आखिरी कोष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर कोई इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हमारे बाह्यतम कोष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयत्न करता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि 8 ही स्थायित्व माना गया है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।